जनरली क्या होता है, अगर आप कोई गलत काम करते हो तो आपको उसकी भरपाई करनी पड़ती है, यानी कि जो प्लेंटिफ होता है उसको कंपनसेशन देना पड़ता है, राइट? ये कानून बोलता है। लेकिन डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट का मतलब क्या होता है? आपने गलत काम किया भी, लेकिन फिर भी आप बच जाओगे। आपको प्लेंटिफ को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो शॉर्ट में यही कहूंगा, इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट। अब इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें डिस्चार्ज हो जाता है, और उसके ऊपर बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग केस लो है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप बस ध्यान से सुनते रहिए। आप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों मीनिंग। ये जो मीनिंग है ना, उसको मैं मतलब आपको बताता हूँ। तो टोट कैन बी एंडेड इन मेनी वेज वेयर नो रेमेडी और कंपनसेशन इज अवेलेबल। यानी कि क्या होता है, ऐसी सिचुएशन बहुत सारी है जिसमें कंपनसेशन देने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। किसको? प्लेंटिफ को, राइट? आप डिफेंडेंट है, आपने टोट कमिट किया, और आपको प्लेंटिफ को कंपनसेशन देने का ही जरूरत नहीं है, राइट? तो यही चीज डिस्चार्ज और टोट में बोला गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो दिस मीन्स दैट अ wrongful एक्ट इज कंसिडर्ड फिनिश्ड एंड द wrong doer इज नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल। यानी कि नीचे वाली जो सिचुएशन दी गई है ना, सात, उसमें ऐसा होता है कि डिफेंडेंट लायबल नहीं रहता भले उसने टॉट किया है। तो ये कौन सी कंडीशन है, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है डेथ ऑफ द पार्टीज। यानी कि डेथ प्लेंटिफ की भी हो सकती है और डिफेंडेंट की भी हो सकती है, राइट? द प्रिंसिपल, ये एक प्रिंसिपल है जिसको आप एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल के मदद से ये बोलते हैं कि अभी जैसे आदमी जब तक जिंदा है उसका लीगल राइट भी जिंदा रहता है। आदमी अगर मर गया तो उसका लीगल राइट भी मर जाता है। अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल नीचे बताता हूँ। प्लेंटिफ, समझो प्लेंटिफ की डेथ हो गई। प्लेंटिफ कौन होता है? जिसके साथ टॉट हुआ है। डिफेंडेंट ने गलत टॉट किया प्लेंटिफ के साथ, राइट? अब प्लेंटिफ मर गया तो उसके साथ साथ उसका केस करने का जो हक है ना, वो भी मर जाता है, राइट? अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये ईएल लिमिटेड का केस है। एक को पायलट होता है जो प्लेंटिफ होता है, वो होटल में रह रहा होता है, राइट? अब वो क्या किया, ऊपर से स्विमिंग पूल होता है ना, ऊपर से नीचे कूदा। तो सर के बल उसका जो स्विमिंग पूल के पानी के नीचे जो जमीन होता है ना, उसके सर पे टकरा गया। और वो इतना खतरनाक चोट थी कि हालांकि तभी तो वो जिंदा था, राइट? और उसको केस करने के बाद उसको 50 लाख कंपनसेशन भी दिया। लेकिन उसका फिर अपील हुआ। जैसे डिफेंडेंट को वो बात हजम नहीं हुई कि 50 लाख क्यों मिल गया कोर्ट की तरफ से। तो डिफेंडेंट ने समझो उसको अपील किया रहेगा। तो चालू अपील में ही जो प्लेंटिफ था, को पायलट, वो मर गया बिकॉज ऑफ हेड इंजरीज। जाहिर सी बात है, आदमी तुरंत समझो नहीं मरा तो बाद में भी मर सकता है ना उसका असर होने के बाद। तो कोर्ट ने क्या बोला कि जो लीगल एयर जो है डिजीज के, प्लेंटिफ के, वो केस को कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेंटिफ मर गया तो उसके साथ केस करने का जो हक है वो भी उसका मर जाता है। तो यही चीज इसमें बोला गया है, राइट? क्योंकि वो प्लेंटिफ जब तक, अगर वो अपील चल रही होती, वो जिंदा होता तो शायद उसमें कुछ आगे पीछे हो सकता था। लेकिन अभी वो मर चुका है तो उसमें केस करने का जो हक है वो भी खत्म हो जाता है। जो को पायलट प्लेंटिफ था, उसके जो लीगल है, उसकी जो वाइफ रहेगी या बच्चे रहेंगे, वो बोर्ड पे मतलब प्लेंटिफ की जगह पे अमेंडमेंट करके वो केस चला नहीं सकते। प्लेंटिफ मर गया तो उसका केस करने का हक भी मर जाता है। अब बात करते हैं डिफेंडेंट का मर जाना। इफ अ पर्सन हु कमिटेड अ टॉट, यानी कि ऐसा बंदा जो खुद मर जाता है टॉट करके, तो फिर वो टॉट भी कैंसिल हो जाता है। अभी इसका एक केस है, बलबीर सिंह वर्सेस गंगाराम हॉस्पिटल। कंप्लेंट वाज फाइल अगेंस्ट द सर्जन। डिफेंडेंट के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल किया था बिकॉज उसकी गलती की वजह से कंप्लेनेंट का सन मर गया बेचारा। वाइल द केस वॉज स्टिल पेंडिंग इन कोर्ट, द सर्जन यानी कि जो डिफेंडेंट था वो मर गया। द कोर्ट ने ये बोला कि सर्जन के लीगल आयर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे उसमें। यानी कि अभी समझो प्लेंटिफ ने केस किया डिफेंडेंट पे, क्योंकि प्लेंटिफ का लड़का मर गया डिफेंडेंट की गलती की वजह से। अभी केस चल रहा था, चालू केस में डिफेंडेंट मर जाता है। तभी कोर्ट ने क्या बोला, डिफेंडेंट के जो लीगल आयर है, यानी कि उसकी वाइफ रहेगी, बच्चे रहेंगे, या फिर जो भी फैमिली मेंबर है, वो लायबल नहीं होंगे। क्योंकि डिफेंडेंट मर गया तो उसका जो गलत काम उसने किया था वो भी उसके साथ मर जाता है। उसकी फैमिली मेंबर या फिर उसके जो लीगल आयर है वो लायबल नहीं होते। तो तो ये दोनों चीज है, प्लेंटिफ मर गया तो भी क्या होगा, और डिफेंडेंट मर जाता है तो भी क्या होगा। अब आगे बात करते हैं इस चीज का एक्सेप्शन क्या है, यानी कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे लीगल एयर को बोर्ड पे आप ले सकते हो, यानी कि लीगल एयर भी केस चला सकते हैं। सबसे पहले आता है ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव सूट एक्ट है ना,
ये अलाउ करता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को टू कंटिन्यू द केस। अभी समझो, एक एग्जांपल देता हूँ, मिस्टर एक्स पास हो गया, मतलब मर गया ड्यूरिंग द ट्रायल, द लीगल एयर और द रिप्रेजेंटेटिव कैन स्टेप टू रिप्रेजेंट देम। अभी जैसे ऐसे बहुत सारे केसेस, जैसे एक्सीडेंट हो गया, इंडस सक्सेशन एक्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन है, यहाँ पे आदमी अगर मर जाता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी हक है केस को चलाने का। यहाँ पे क्या होता था, पहले फर्स्ट और दो में प्लेंटिफ मर गया तो उसका केस करने का हक भी मर जाता है, डिफेंडेंट मर गया तो उसका जो गलत टॉट उसने किया था वो भी खत्म हो जाते हैं। दोनों में लीगल एयर कोई भी लायबल नहीं होता, या फिर लीगल एयर केस भी नहीं चला सकते और लीगल एयर लायबल भी नहीं होता डिफेंडेंट के केस में, राइट। लेकिन उसका एक्सटेंशन भी मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं वाइवर बाय इलेक्शन। वाइवर के दो टाइप है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, वो बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले वाइवर का मीनिंग बता देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर पी जो है वो क्यू के ऊपर केस करता है, तो केस करने के लिए पी के पास दो रेमेडी है, एक टोट के अंदर, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है ना उसके अंदर है, और एक टोट लॉ है उसके अंदर है। तो ये पी को चूज करना पड़ेगा कि क्यू के ऊपर कौन से एक्ट में जाके या फिर कौन से कानून को यूज करके केस किया जाए। वो दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकता, दोनों में से कोई भी एक, या तो टोट में केस कर सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कर सकता है। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, वो दोनों टोट और कॉन्ट्रैक्ट को मिक्स करके क्यू के ऊपर केस नहीं कर सकता। वंस द चॉइस इज मेड एंड द प्लेंटिफ लूज द केस, ही कांट गो बैक एंड ट्राई अनदर ऑप्शन। यहां पे क्या होता है, पी ने एक बार समझो पी ने क्यू के ऊपर केस किया टोट लॉ को लेके, राइट। अब होता क्या है, वो टोट में हार जाता है, तो पी क्या सोचेगा, अरे भाई मैं वापस टाइम मशीन लेके पीछे जाता हूं और वापस क्यू के ऊपर केस करता हूं कॉन्ट्रैक्ट लॉ को लेके, ताकि मैं उसमें अगर जीत जाऊं तो, टोट में तो हार गया, अभी कॉन्ट्रैक्ट लॉ को यूज करता हूं। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपको एक रेमेडी चूज करनी है, या तो टोट या कॉन्ट्रैक्ट, और उसी में आपको ये रहना है, क्या बोलते हैं, उसी में आपको लगे रहना है। अगर जीत गए तो अच्छी बात है, नहीं जीते तो आप दूसरी रेमेडी यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, इफ पी शूज क्यू and has two possible remedies and he picks one but lose, he can't later pursue the second remedy। जाहिर सी बात है। अभी यहाँ पे बच्चों का सबसे बड़ा डाउट होता है, वाइवर मीन्स यू डोंट हैव टू फॉरगिव द डिफेंडेंट। यहाँ पे क्या होता है, वाइवर मतलब ऐसा होता है कि जाने देना। तो जाने देना मतलब ये नहीं होता कि डिफेंडेंट को जाने दो, आपको डिफेंडेंट को पकड़ के ही रखना है, लेकिन दो ऑप्शन है कानून में, दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है और उस पर केस चलाना है। लेकिन अगर आप जीत जाते हो तो अच्छी बात है, हार गए तो दूसरा ऑप्शन नहीं ले सकते आप, एक ही ऑप्शन में आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जजमेंट को, राइट। यहाँ पे क्या होता है, यू हैव टू चूज वन रेमेडी टू रिकवर योर डैमेज और कंपनसेशन यू सफर्ड बाय द टॉट ऑफ द डिपेंडेंट। यहाँ पे आपको डिपेंडेंट को माफ नहीं करना है, आपको क्या करना है, दोनों में से कोई एक रेमेडी चूज करनी है और उसी के ऊपर केस चलाना है, राइट। अब बात करते हैं एक्सप्रेस वाइवर और इम्प्लाइड। ये दो चीजें हैं वाइवर के प्रकार। एक्सप्रेस में क्या होता है, वो खुद कोर्ट में बोलता है या फिर खुद वो अपने बातों से बताता है कि भाई मुझे ये करना है, ये वाली रेमेडी चाहिए, राइट। इम्प्लाइड में क्या होता है, उसके एक्शन से पता चल जाता है कि कैसे ये होगा। तो ये भी एक हो गया। अब बात करते हैं अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन के बारे में। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। सेटिस्फेक्शन मतलब पेमेंट ऑफ मनी। अब मैं आपको थोड़ा इजी करके बताता हूँ। व्हेन अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, when the person responsible for the wrong act and the wrongful act and the affected person agrees to settle the issue इंस्टेड ऑफ गोइंग कोर्ट। यहाँ पे क्या होता है, एक डिफेंडेंट ने दूसरे के साथ, प्लेंटिफ के साथ गलत कर दिया, टॉट कर दिया, जो लेकिन दोनों मिलकर अब उसको सेटल करना चाहते हैं, कोर्ट में जाना नहीं चाहते, क्योंकि कोर्ट हमारी ऑलरेडी ओवरबर्डन है। उसमें जाओगे तो 10 साल तो लिख के ले लो, इतना तो जाएगा ही टाइम। तो 10 साल वेट करने से अच्छा पहले ही पैसा ले लो ना, लेन देन खत्म करो, दोनों का टाइम भी बचेगा, मेंटल एनर्जी भी बचेगी, राइट। तो इसी को बोलते हैं अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। अकॉर्ड मतलब क्या, डिफेंडर और प्लेंटिफ के बीच में एक एग्रीमेंट बन गया, और सेटिस्फेक्शन मतलब क्या, प्लेंटिफ का सेटिस्फेक्शन के बाद उसको कंपनसेशन मिल गया कोर्ट में जाए बिना, राइट। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। अभी समझो ए जो है वो गाड़ी के एक्सीडेंट में मर जाता है बी की वजह से। अब ए की फैमिली एग्री करती है कि बी विल पे समझो 1,50,000 एज अ कंपनसेशन। दिस इज अ एग्रीमेंट अकॉर्ड। मतलब कि ए और बी के जो फैमिली है उन्होंने डिसाइड किया कि भाई जो बी है वो ए को कंपनसेशन दे देगा, समझो 1,50,000, कोर्ट में जाने का जरूरत नहीं है, तो ये एग्रीमेंट हो गया, राइट। अब बात करते हैं व्हेन बी एक्चुअली पेज देम रुपीज 1,50,000, दैट सेटिस्फेक्शन। बाय एक्सेप्टिंग द अमाउंट और मनी
एज फैमिली गिव्स अप देयर राइट टू टेक फर्दर लीगल एक्शन एंड द इशू इज सेटल। समझ रहे हो? यहाँ पे क्या होता है, कोर्ट में जाए बिना ही आप केस जो है वो बाहर ही सॉल्व कर डालते हैं। इसमें बहुत सारे फायदे दोस्तों। आपको सबसे पहले तो आपको कोर्ट में जाने की झंझट नहीं पालनी है। दूसरा, आपको कोर्ट में बिना जाए आपका काम हो रहा है तो क्यों इतना धक्के खाने, राइट? तारीख पे तारीख क्यों करना है? तो यही चीज होती है। अकॉर्ड मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट। यहाँ पे एग्रीमेंट क्या है, दोनों पार्टी के बीच में ऐसा डिसाइड हुआ कि भाई डिफेंडेंट प्लेंटिफ को 1.5 लाख रुपया दे देगा, राइट? 1,50,000 या फिर जो भी है, 5 लाख है, जो भी है वो दे देगा। और सेटिस्फेक्शन क्या होता है, पैसा एक्चुअली रिसीव हुआ प्लेंटिफ को, तो ये सेटिस्फेक्शन हो गया। और ये जो कंसेंट होती है ना दोस्तों, वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कनपट्टी पे बंदूक रख के बोला कि भाई मेरे पास से कंपनसेशन ले लो, केस फाइल मत करना। ऐसा नहीं होता, हम लोग डोन थोड़ी है, राइट? अब बात करते हैं रिलीज। ना व्हाट इज रिलीज? रिलीज मतलब आप अपना राइट गिव अप कर देते हो टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन। गिविंग अप द राइट टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन, अ पर्सन हु वाज रॉन्ग चूज टू ड्रॉप देयर क्लेम अगेंस्ट रॉन्ग डूअर एंटायरली। मतलब जो प्लेंटिफ होता है वो डिफेंडेंट के खिलाफ केस नहीं करता, वो अपना जो रेमेडी है वो ड्रॉप कर देता है। उसको इंटरेस्ट नहीं है केस चलाने में। अभी देखिए दोस्तों, अभी इसके की पॉइंट्स है, वो गिव अप करता है वॉलेंटरीली, वो उसकी मर्जी से गिव अप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिफेंडेंट ने धमकाया प्लेंटिफ को और वो अपना हक छोड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, रिलीज इज इनवैलिड इफ इट वाज मेड बाय मिस्टेक और इग्नोरेंस ऑफ वंस राइट और थ्रू फ्रॉड। अगर फ्रॉड से हो रहा है, मिस्टेक से, गलती से छूट रहा है राइट, तो ऐसा नहीं होता। तीसरा है जॉइंट टॉट। ये देखिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ देयर आर टू पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर अ जॉइंट टॉट एंड यू डिसाइड नॉट टू, मतलब आप ऐसा, अभी समझो ए और बी है, दोनों ने आपके खिलाफ टॉट किया है, तो आप सोचते हो कि भाई चलो ए मेरा दोस्त है तो ए को मैं जाने देता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बी को भी जाने दे रहे हो, राइट? तो यही बोलता है जॉइंट टॉट में। तो दिस डज नॉट मीन दैट अदर पर्सन इज ऑटोमेटिकली रिलीज फ्रॉम द लायबिलिटी। ये इसी को बोलते हैं रिलीज। अब बात करते हैं दोस्तों जजमेंट। जजमेंट कौन देता है? कोर्ट। कोर्ट के अंदर जो जज बैठते हैं, जज साहब जो होते हैं, वो जजमेंट देते हैं। तो जज ऑर्डर यानी कि जो कोर्ट का जो डिसीजन है वो फाइनल होता है। एंड वंस डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, द सेम इशू कैन नॉट बी ब्रॉट अप अगेन बिटवीन द सेम पार्टीज, राइट? आपको मैंने रेस जुडिकाटा का वीडियो मेरे पास ऑलरेडी है, बहुत ही आसान भाषा में बताया रेस जुडिकाटा क्या होता है। ये रेस जुडिकाटा मतलब देखिए दोस्तों, ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे सेम पार्टी और सेम सब्जेक्ट मैटर, अगर आप वापस केस डालते हो दूसरी बार तो ऐसा एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि ऐसे तो फिर कोई अंत ही नहीं है ना, आप पूरी जिंदगी निकल जाएगी, केस चलता रहेगा। अभी जैसे मैंने आपके ऊपर केस किया था मोटर एक्सीडेंट के ऊपर, आपने एक्सीडेंट किया और मैंने आपके ऊपर केस किया और मैं लकीली जीत भी गया। उसमें दोनों पार्टी थे, मैं था और आप थे। अभी लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में क्या होता है कि आपने मेरे को चेक दिया था, वो बाउंस हो गया, तो मैं आपके ऊपर दूसरी बार केस कर सकता हूं, लेकिन सब्जेक्ट मैटर अलग अलग है ना भाई। पहले क्या होता था, मोटर एक्सीडेंट था तो वो मैं दूसरी बार नहीं कर सकता, लेकिन चेक बाउंस का कर सकता हूं, भले पार्टी सेम है, मैं और आप। मोटर एक्सीडेंट में भी हम दोनों पार्टी थे, चेक बाउंस में भी हम दोनों ही पार्टी है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर अलग है। पहले केस में मोटर एक्सीडेंट था, दूसरे में क्या बोलते हैं, चेक बाउंस है, राइट? तो ये सारी चीजें भी जरूरी है दोस्तों। एक बार अगर जजमेंट आ जाता है तो वापस उसको केस फाइल नहीं किया जा सकता, वरना ऐसे इसका तो कोई अंत ही नहीं है, राइट? तो इसका रेस जुडिकाटा का फायदा ये है कि भाई एक बार केस डिसाइड हो गया तो वापस आप दूसरी बार नहीं डाल सकते सेम पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। यानी कि अगर समझो मोटर एक्सीडेंट का केस सॉल्व हो गया तो सेम पार्टी के अंदर सेम सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो मोटर एक्सीडेंट है उसका दूसरा केस फाइल नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको चेक बाउंस का करना है फ्यूचर में तो भले पार्टी सेम हो, मैं और आप, लेकिन मैं फिर भी कर सकता हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर चेक बाउंस अलग है, मोटर एक्सीडेंट अलग है, राइट? दूसरी बात यह है कि एंडलेस लिटिगेशन खत्म हो जाता है, जाहिर सी बात है, वरना तो चलता ही रहेगा जिंदगी भर। तीसरा है एक ही पनिशमेंट, एक ही क्राइम का 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, वो भी है, चलो जाहिर सी बात है। अब बात करते हैं दोस्तों केस लो। ये वाला केस लो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये फिटर है। A plaintiff initially sues for the damages after an assault by the defendant and wins. Later he discovers that the need for more surgeries and sues again for the additional damages. यहाँ पे क्या होता है, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर ऑलरेडी केस किया था, हालांकि वो जीत भी गया, उसका नसीब अच्छा था, लेकिन उसको बाद में पता चला कि भाई उसको जो चोट लगी है उसका खर्चा कंपनसेशन मांगा उससे भी बहुत ज्यादा है, तो वो दूसरी बार केस करता है कोर्ट में। अभी देखो कोर्ट क्या बोलती है, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया सेकेंड क्लेम को। उन्होंने बोला कि एक बार डिसाइड हो गया केस तो दूसरी बार उसका केस फाइल नहीं कर सकते, आपको एक ही बार में जो भी करना है सब करना है।
राइट। अभी समझो मैं आपको मारता हूं, चलो ठीक है, और आपको इतना चोट लगा कि आप मेरे पे केस कर रहे हो, तभी आपको ज्यादा डैमेज का पता नहीं चला कि आपके बॉडी में कितना डैमेज हुआ है, लेकिन आप केस जीत गए। लेकिन आपको पता है कि अरे भाई आपको तो अंदर इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई है, या फिर अंदर आपको चेस्ट में पानी भी भर रहा है, या फिर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो गया लॉन्ग टर्म, वो बाद में पता चलता है ऐसी चीजें, राइट। तो आपने मेरे पे दूसरी बार केस किया कि भाई चलो वापिस पैसा इसके पास से लेते हैं, तो कोर्ट ने उस क्या किया, ये केस में रिजेक्ट कर दिया उस चीज को, बोला कि भाई एक ही चीज को बार बार आप नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो लॉ ऑफ लिमिटेशन आता है। अब लॉ ऑफ लिमिटेशन का क्या मतलब होता है, देखो दोस्तों, आपको किसी के ऊपर केस करना होता है ना, तो उसका एक टाइम लिमिट होता है। अगर अभी कोई दूसरे बंदे ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया और आप 10 साल बाद केस कर रहे हो, आपको मूड हुआ इसलिए गुस्सा आया, तो ऐसा नहीं होता। आपको तुरंत करना है, या फिर अगर लेट हो भी जाता है तो आपको रीजनेबल टाइम में आपको फाइल करना पड़ता है केस। ऐसा नहीं कि भाई आप 50 साल बाद नींद से उठे और आपने केस फाइल कर दिया, ऐसा नहीं होता, राइट। ये कोई मजाक थोड़ी है। The law of limitation sets the time limit for filing a legal action. If a person doesn't act within the specific period, they lose their right to take legal action. यानी कि क्या होता है, अभी जैसे अगर एग्जीक्यूशन डालना है उसका अलग टाइम लिमिट है, या फिर अगर आपको कोई समरी सूट फाइल करना है उसका अलग टाइम लिमिट है, अगर चेक बाउंस का केस फाइल करना है तो उसका एक टाइम लिमिट होता है। हाँ, उसके उससे थोड़ा आगे पीछे होता है तो आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले डाल सकते हो, लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10-10 साल बाद उठ रहे हो और केस फाइल कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं लिमिटेशन। एक कोर्ट का एक टाइम होता है ना, उसी में आपको केस फाइल करना है। वैसे भी आप बाद में केस फाइल करोगे तो उसका मतलब नहीं है। कभी कभी क्या होता है, लेट जितना लेट करोगे उतना सबूत गायब हो जाता है कभी कभी। तो सबसे पहले इसका पर्पस क्या है कि भाई एंडलेस जो डिस्प्यूट होता है, यानी कि लेट अगर आप डिस्प्यूट फाइल करोगे तो आपको रेमेडी भी लेट मिलेगी, प्लस कभी कभी सबूत भी मिट जाते हैं, राइट। और अगर आपको किसी ने मारा है, स्किन पे कट हो गया, तो वो 10 साल तक थोड़ी कट रहेगा, उसके ऊपर नया चमड़ी आ जाएगा, तो आप कैसे प्रूव करोगे आपको 10 साल पहले लगा था। हाँ, अगर बड़ा कुछ चीज है, फ्रैक्चर फ्रैक्चर, तो आप बता सकते हो कि भाई देखो मेरा हड्डी अभी जुड़ नहीं रहा बराबर, तो वो ठीक है, लेकिन छोटा मोटा चीज आप बता ही नहीं पाओगे। दूसरा है, इन इंडिया लिमिटेशन एक्ट जो है ना, वो लिमिट स्पेसिफाई करते हैं, उसी में आपको काम करना है। दूसरा है ये अभी देखिए इसमें क्या बोला गया है, व्हेन समवन डजंट एक्ट ऑन देयर लीगल राइट, यानी कि अभी जैसे दोस्तों, आप अभी समझो मैंने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, भगवान ना करे, लेकिन आप फिर भी लीगल एक्शन नहीं ले रहे हो, आप बहुत ही आराम से सब काम कर रहे हो। हाँ, उसका रीजन भी होता है कि समझो आपके पास पैसे नहीं है, या फिर आप इतना धक्का कोर्ट का नहीं खा सकते क्योंकि बॉडी इतना आपको सपोर्ट नहीं दे रही आपकी, वगैरह वगैरह जो भी है। द अदर पार्टी माइट अज्यूम दैट दे हैव गिवन अप इट, राइट। अभी तो मैं अज्यूम करूंगा कि आपने अपना राइट गिव अप कर दिया है, और मैं जो कर रहा हूं वो करता रहूंगा, और आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोग, कानून उसको प्रोटेक्ट करता है जो अपने राइट के बारे में अवेयर है। ऐसा नहीं कि भाई अवेयर है फिर भी केस नहीं चला रहे, वगैरह वगैरह। तो यही चीज था दोस्तों। अभी जैसे दोस्तों, अभी इसका मैंने एग्जांपल दिया है, इफ ए's प्रॉपर्टी इज डैमेज बाय बी, बट ए डजंट शू ड्यू टू लैक ऑफ मनी और टाइम, बी माइट अज्यूम ए हैज गिवन अप हिज राइट। हाउएवर जस्ट डिलेइंग इजंट इनफ, ए मस्ट शो क्लियर साइन ऑफ। अभी देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा बहुत डिले हो गया तो आपने गिव अप कर दिया, ऐसा नहीं। आपको चेहरे पे दिख जाता है कि आदमी को कुछ पड़ी ही नहीं है खुद की। तो मेरे को क्या है, मैं तो आपके साथ गलत करता ही रहूंगा। आपके शक्ल पे दिखता है कि आप केयरलेस हो, आपको पता ही नहीं है कि आपका राइट क्या है, राइट। तो अगर ऐसा होता है तो मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि आपको खुद की नहीं पड़ी है, तो कानून भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, सीधी बात है ना। आप अगर आप अवेयर हो, आपको लगता है कि भाई आपके साथ गलत हो रहा है, तो ही आपको रेमेडी मतलब मिल जाती है, अदरवाइज आपको नहीं मिलती है। तो यही था दोस्तों डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट, बहुत आसान भाषा में बताया मैंने। शुक्रिया।